बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। और हम लोगों ने कल जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज फियोक्रोमोसाइटोमा। आज हमने स्टार्ट करना है विद कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेशिया। पेज नंबर इज 250। जैसे मैं पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि basically congenital adrenal hyperplasia, it's a condition in which there is abnormal enlargement of adrenal glands. ठीक है, और उस abnormal enlargement की वजह से जो एंड्रोजन हार्मोन है वो एक्सेस के अंदर प्रोड्यूस है। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में सबसे जो कॉमन है दैट इज डिहाइड्रेशन, hypotension, yani low blood pressure, then we have tachycardia and we have hyponatremia. ठीक है जी। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस कंडीशन के अंदर जैसे भी मैंने बताया एंड्रोजन एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी भी होती है। इन दोनों में से किसी एक की डेफिशिएंसी भी हो सकती है या फिर इन दोनों की डेफिशिएंसी भी हो सकती है और एंड्रोजन की एक्सेस होती है। ठीक है, इन्हीं तीन हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जनरली स्पीकिंग, कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी, एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी और एंड्रोजन हार्मोन की एक्सेस। ठीक है, अगर पार्शियल एंजाइम डेफिशिएंसी होती है किन हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की, तो वहां पे फिर विरलाइजिंग डिजीज पेशेंट्स के अंदर कॉमन होती है। विरलाइजिंग डिजीज या विरलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मेल्स के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जैसे कि फीमेल्स के अंदर, जैसे कि बॉडी हेयर हो गए, डीप वॉइस हो गई, या बल्कि मसल्स हो गए। ठीक है, और ये जनरली एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, अच्छा जी। डायग्नोस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसका जो डायग्नोसिस है वो बेस करता है एड्रीनल हार्मोन प्रिकर्सर्स के ऊपर, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर है उसको कहते हैं 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इस प्रिकर्सर की फाइंडिंग को हम साथ में कंबाइन कर सकते हैं विद बायोकेमिकल साइंस ऑफ कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी, और उसका जो टिपिकली बायोकेमिकल साइन होता है दैट इज हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। हमने कल भी डिस्कस किया था इसको। ठीक है, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो सॉल्ट वेस्टिंग क्लासिकल कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया होता है, सॉल्ट वेस्टिंग का मतलब है कि यानी हमारा सॉल्ट बहुत ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। जब सोडियम लेवल्स बहुत ज्यादा फॉल करते हैं तो पोटेशियम लेवल्स नेचुरली इंक्रीज हो जाएंगे ब्लड के। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट को हम मेक श्योर करते हैं एज प्राइमरी मैनेजमेंट ऑप्शंस। और इसके अलावा जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट भी हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो फॉर्म होती है आर्टिफिशियल कोर्टिकोस्टेरॉइड की उसको कहते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन।
और इसके अलावा प्रेडनिसोलोन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, डेक्सामिथासोन को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है जी। अच्छा, सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिकल सर्जरी भी हम कर सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स में जिनके अंदर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया की वजह से विरलाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, प्रोग्नोसिस जो है दैट रियली डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन achieving adequate androgen suppression and minimizing the effects of excess glucocorticoid replacement। यानी एक तरफ तो ऑब्वियसली हमने ये मेक श्योर करना है कि जो हमारे एंड्रोजन लेवल्स इस कंडीशन के अंदर बहुत एक्सेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, उनको हमने सप्रेस करना है, उनको हमने डिक्रीज करना है। बट एट द सेम टाइम हमने ये भी देखना है कि जो हम कोर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं उसके भी अपने कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो साइड इफेक्ट्स भी ऐसा ना हो कि हम इस हद तक इस डोज में उसको रिप्लेस करते हैं कि वो साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी बेनिफिट की बजाय हार्म होना शुरू हो जाए बॉडी में। ठीक है, तो वो एक्चुअली उस बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोग्नोसिस किस तरह से होगा। ठीक है, जो कॉमन इफेक्ट्स हैं उसके अंदर शॉर्ट स्टैचर हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर मेल्स की अगर हम बात करें तो अगर वहाँ पे एड्रीनल हार्मोन जो है वो एक्सेस में एंड्रोजन हार्मोन एक्सेस में प्रोड्यूस होता रहता है तो दे कैन डेवलप टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, और अगेन उन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की वजह से मेल्स की फर्टिलिटी भी काफी हद तक कम हो सकती है। ठीक है, अच्छा, जो जनरली जो ये कंडीशन है CAH की, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया की, वो जेनेटिक होती है, उसका जो कॉज है। और एक और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ उन फीमेल्स की ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ पे जो इस कंडीशन से सफ़र कर रही हैं, तो जो न्यू बॉर्न है उनके अंदर विरलाइजेशन का जो डिग्री है, विरलाइजेशन का जो एक्सटेंट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। Then next we have to discuss Cushing's syndrome। Cushing's syndrome एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर कोर्टिसोल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और वो जो कोर्टिसोल की एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो नॉर्मली या तो कोई एड्रीनल एडिनोमा होता है उसकी वजह से ज़्यादा हो रही होती है, या फिर एड्रीनोकोर्टिकल कार्सिनोमा होता है। यानी इन शॉर्ट एडिनोमा या कार्सिनोमा होता है एड्रीनल ग्लैंड में जिसकी वजह से कोर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि जब कोर्टिसोल की ओवर सिक्रीशन ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्पेसिफिकली कुशिंग्स सिंड्रोम। ठीक है, ACTH क्या होता है? ACTH इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है जो ब्रेन में होता है। ठीक है, जो मेजर फंक्शन होता है ACTH का दैट इज टू रेगुलेट द लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो हम ऑलरेडी इसके डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए वहाँ पे हम दोबारा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। डायग्नोस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो वंस हमारा हाइपर कोर्टिसोलीमिया कंफर्म हो जाता है फ्री यूरिनरी कोर्टिसोल से, यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल से,
उसके बाद हमारे लिए सीरम ACTH कंसंट्रेशन हम चेक करते हैं, यानी ब्लड में ACTH कंसंट्रेशन क्या आ रही है, ठीक है। अगर तो हमारा ACTH कंसंट्रेशन सप्रेस्ड आती है तो उसका मतलब होता है कि एड्रिनल कुशन सिंड्रोम है। और उसके बाद फिर हम CT स्कैन की तरफ या MRI की तरफ भी जा सकते हैं, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वेदर ये जो प्रॉब्लम है या जो कंडीशन है ये एडिनोमा की वजह से है या फिर ये कार्सिनोमा की वजह से, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सर्जरी से पहले हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं बल्कि जनरली, सो दैट जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं एक्सेस कोर्टिसोल के उनको हम मिनिमाइज कर सकें। और आफ्टर दैट जब थोड़ा सा कोर्टिसोल लेवल स्टेबलाइज होते हैं तो फिर देन वी हैव टू परफॉर्म द एड्रिनलेक्टमी, यानी जो रिमूवल है एड्रिनल ग्लैंड का। जो मेडिकेशंस की हमने बात की उनके अंदर प्री ऑपरेटिव यानी सर्जरी से पहले मेटिरापोन हम जो मेडिकेशन है उसको यूज करते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। ये वो वाली मेडिकेशन होती है जो बेसिकली कोर्टिसोल लेवल्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि इस मेडिकेशन का जो साइड इफेक्ट है दैट इज हिर्सुटिज्म हो सकता है फीमेल्स के अंदर। मैंने पहले भी कई बार बताया कि इट्स अ कंडीशन जिसके अंदर एक्सेस ग्रोथ ऑफ डार्क हेयर या थिक हेयर जैसे मेल्स के होते हैं वो उस तरह से फीमेल्स के अंदर हो जाते हैं, फेस पे मे बी चेस्ट पे भी बैक पे भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो हम फिर मीटोटेन थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को। मीटोटेन जो है दैट इज बेसिकली फॉर दोज पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम एड्रेनोकोर्टिकल कार्सिनोमा। और this drug is quite effective in the management of this particular condition, ठीक है जी। ये जो बेसिकली इसका फंक्शन होता है ये जाहिर कार्सिनोमा के अंदर यूज कर रहे हैं तो जो ग्रोथ होती है एड्रिनल ग्लैंड सेल्स की उस ग्रोथ को डिक्रीज करता है और जो एड्रिनल ग्लैंड्स एक्सेस हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस एक्सेस हार्मोन की प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करता है। सर्जरी की अगर हम बात करें जैसे हमने डिस्कस किया एड्रिनलेक्टमी, इसका अल्टीमेट ऑप्शन होता है और उस प्रोसीजर को हम लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, यानी विदाउट क्रिएटिंग एन ओपन कट, और जो कन्वेंशनल सर्जरी है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर। अगर तो ट्यूमर इफ इट इज स्मॉल इन साइज तो फिर हम इसको लैप्रोस्कोपिकली भी कर लेते हैं। अगर ट्यूमर साइज में बड़ा है तो फिर हम कन्वेंशनल सर्जरी। प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का जो कोर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट है वो किस तरह से है। अगर तो हमारा जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस सप्रेशन होता है पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज के अंदर तो फिर मे बी हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ सकता है, ठीक है। ये क्या होता है HPA एक्सिस हम इसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ये बेसिकली इट्स एन इंटरैक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। इन तीनों ग्लैंड्स की इंटरैक्शन है। ऑब्वियसली ये जो अपने अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो इस तरह से उनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है, ठीक है। अगर तो यूनिलेटरल एड्रिनल ट्यूमर्स हैं और उनको हम रिमूव कर देते हैं
प्रोग्नोसिस इज क्वाइट गुड। प्रोग्नोसिस गुड होने का मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि इसका मतलब होता है कि पेशेंट के पास रिकवरी के चांसेस काफ़ी हाई हैं, 80 to 90%। लेकिन ये है कि अगर तो मेलिग्नेंट कार्सिनोमा है या मेटास्टेसिस हो रही है एड्रीनोकोर्टिकल कार्सिनोमा के अंदर, तो फिर प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है। मेटास्टेसिस मैंने पहले कई बार बताया है कि जब प्राइमरी साइट से कैंसर जो है वो स्प्रेड करना शुरू कर देता है टूवर्ड्स सराउंडिंग टिश्यूज, नेबरिंग टिश्यूज एज वेल, तो हम उस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन है पेशेंट की तो फिर प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है। यानी पुअर प्रोग्नोसिस का मतलब है कि पेशेंट की रिकवरी के चांसेस अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट जनाब एड्रीनल एडिनोमास की अगर हम बात करें तो एड्रीनल एडिनोमास मोस्टली जो होते हैं वो बेनाइन होते हैं और नॉन फंक्शनिंग होते हैं। नॉन फंक्शनिंग का मतलब ये होता है कि अगर वो एडिनोमास प्रेजेंट हैं भी तो वो नॉन हार्मोन प्रोड्यूसिंग होते हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर तो वो एडिनोमा फंक्शनिंग है या मेलिग्नेंट है तो फिर उसको मैनेज करना दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और मेलिग्नेंट या फंक्शनिंग जो एडिनोमास हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और उनको ट्रीटमेंट इमीडिएटली चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं फंक्शनल ट्यूमर्स से रिलेटेड जो हमने कुशन सिंड्रोम के डिस्कस किए, फियोक्रोमोसाइटोमा के डिस्कस किए, कॉन सिंड्रोम के डिस्कस किए, उन्हीं को हम देखते हैं, उन्हीं को हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो लाइवलीहुड है किसी भी लेजन का मेलिग्नेंट होने का वो डिपेंड करता है कि सीटी स्कैन के अंदर उसके पेरेंट्स या उसके साइज किस तरह का है। नॉर्मली अगर जो लेजन है वो 6 सेंटीमीटर से बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर 25% प्रोबेबिलिटी होती है मेलिग्नेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जो नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स हैं जो मेलिग्नेंट नहीं है उनके अंदर कोई ट्रीटमेंट हमें ऐसा नहीं चाहिए होता। जो फंक्शनिंग ट्यूमर्स हैं या जो मेलिग्नेंट है उनके अंदर फिर स्पेसिफिक मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट होने चाहिए होते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर ये है कि अगर एड्रीनल मास 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है या फिर अगर 4 सेंटीमीटर से कम है लेकिन वो मेलिग्नेंट नेचर का होता है तो फिर उनको हमें रिमूव करना होता है, ठीक है, एड्रीनल एक्टिविटी के थ्रू। एक्सीजन उनकी करनी होती है। एक्सीजन का मतलब होता है रिमूवल। और अगर हमारा जो एड्रीनल मैस या तो बहुत ही छोटा है या फिर वो बेनाइन है तो फिर हम उनको नॉर्मली रिमूव नहीं करते। प्रोग्नोसिस नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स जिनकी मेलिग्नेंसी की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है उनके अंदर प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। अगर हमारा ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा हो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा या फिर वो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हो तो फिर उनके अंदर प्रोग्नोसिस पेशेंट का पुअर होता है, व्हिच मींस के रिकवरी के चांसेस पेशेंट्स के कम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड and various conditions or diseases associated with the adrenal glands। काफ़ी डिटेल से हमने पिछले 2-3 चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया। दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।